गुड मॉर्निंग दोस्तों, 31 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं या आप सीधा टाइप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ईजी है और आपको वो चैनल मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के इस हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं। जैसे कि सबसे पहले अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि आप जानते हैं कि अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं, इसके अंदर क्या है, भारत ने दो गोल्ड मेडल जीते हैं और साथ में कुछ सिल्वर मेडल्स भी जीते हैं। जैसे मैं अगर आपको डिटेल बताऊं तो दो गोल्ड मेडल हैं, दो सिल्वर हैं और कुछ ब्रॉन्ज मेडल्स हैं जो यहाँ पर जीते गए हैं। दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं पिछले कुछ सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के मामले में हमारा भारत काफ़ी पहले पीछे चलता था, बहुत गिने चुने लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। बट जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, हम जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसको एक्सेप्ट करते हुए हम इन चीज़ों के अंदर भी आगे निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है कि देखो, यहाँ पे बहुत सारी खुशखबरी की ये बातें हैं कि देखो, दो गोल्ड मेडल जीते। दोस्तों, एक गोल्ड मेडल भी जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इंडिया ने दो दो गोल्ड मेडल जीते। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो अभी हमारे यहाँ पर ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? आखिर ये दो दो चीज़ें क्यों करवाई जा रही है, एक में क्यों नहीं होती? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक न्यूज़ आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट पे रॉकेट से हमला किया गया, जिसके अंदर आप ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं किस तरह से कार जो है वो पूरी तरह से जल के खाक हो चुकी है। तो देखो, अभी क्या है ना कि जो अफगानिस्तान का जो एयरपोर्ट है, यानी काबुल एयरपोर्ट जो उसकी राजधानी है, उसको अभी यूएस कैप्चर करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो अभी वहाँ पर क्योंकि यूएस कैप्चर करके बैठा हुआ है, इस वजह से वहाँ पे जो है इस टाइप के हमले वहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और हर कंट्री के लोग चाहते हैं कि उनके सिटीज़न अगर वहाँ पर फंसे हुए हैं तो उनको एयरपोर्ट के माध्यम से वहाँ से निकाला जाए। इस वजह से यहाँ पर जो तालिबानी लोग हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको मत लेकर जाओ, यहाँ पर वो सिक्योर है। और आप जानते हैं कितने सिक्योर हैं, आप खुद सोच सकते हो। इंसान मरना पसंद करेगा लेकिन काबुल एयरपोर्ट या काबुल में रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ऐसी कायोटिक सिचुएशन के अंदर हर कंट्री ये चाहेगी कि उसके जो सिटीजनशिप है वो सेफ रहे और उनको वहाँ से निकाल लिया जाए। और इसकी चलता जल्दी में उन्होंने क्या किया, रॉकेट बम फोड़ा और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दिया। अब आपको यहाँ से समझ आ गया हो कि अभी उनको एक महीना भी नहीं हुआ कैप्चर किए हुए, और इस टाइप की सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर ये टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं इनको भी प्रमोट करेगा और पाकिस्तान से मिलकर ये चाइना से हेल्प लेकर इंडिया के अंदर भी हमला करेगा। मतलब आप ये कभी मत सोचो कि तालिबान के अंदर हो रहा है। दोस्तों, जो चीज़ तालिबान में हो रही है कल को भारत में होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं कि भारत में नहीं होगा, भारत में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट ने प्राइवेट, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर 100 वैक्सीन आएंगी तो 75 वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर लेगी और 25% वैक्सीन कौन लेगा, प्राइवेट सेक्टर लेगा। लेकिन वो 25% भी पूरी तरीके से कंजम्पशन में नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि एक बात सोचो, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है और एक वैक्सीन है जिसके लिए आपको 750 से लेकर 1000 रुपये देने पड़ेंगे, तो आप कहाँ जाओगे? आप फ्री वाले में जाओगे। हाँ, एक दो दिन वेट करना पड़ेगा, एक हफ्ता 10 दिन वेट करना पड़ सकता है स्लॉट बुकिंग के अंदर, बट आप फ्री वाले में ही जाओगे। जब चीज़ वही है तो मैं क्यों प्राइस देकर वो करूँ? और इंडिया जैसे देश के अंदर आप एक बात बताओ, क्या हर बंदा 750 रुपये एक डोज के देगा? मतलब दो डोज के तकरीबन 1400 से लेकर 1500 रुपये हो गए। मेरे हिसाब से कोई नहीं देगा। इवन मैं खुद भी अपनी बात करूँ तो मुझे भी स्लॉट बुक करने के अंदर 25 दिन लग गए, लेकिन मैंने भी फ्री ही वैक्सीन लगवाई। रीज़न, क्योंकि मुझे पता है सेम जब चीज़ है तो मैं उसके लिए क्यों पे करूँ। से अगर वही सेम चीज़ है तो पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि स्लॉट बुकिंग हो ही नहीं रहा, बहुत मुश्किलें आ रही हैं, तो उस केस में मैं कर सकता हूँ। लेकिन सोच के देखो, मेरी तो कैपेसिटी है कि हाँ, मैं स्लॉट बुकिंग करके बाय कर सकता हूँ, मतलब 750 की लगवा सकता हूँ। क्या हर किसी की होगी? क्या हर एक आम नागरिक की होगी? मेरी भी नहीं है, मैं ये भी बताऊं, लेकिन फिर भी चलो मैं लगवा लूँगा। लेकिन यही चीज़ तो हर इंडियन सोच रहा है। तो यहाँ पर ना गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीनेशन दी जा रही है, इनका एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देना चाहिए। आई थिंक 250 या 350 इतना कर देना चाहिए, ये रीज़नेबल है। इतने में एक आम इंसान भी अगर चाहेगा, अगर उसे लाइनों से बचना है, तो वो 350 रुपीज़ में अपना वैक्सीनेशन वहाँ पर करवा सकता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो आप प्राइस भी इतना ज़्यादा कर रहे हो, आपको सारी कमाई भी आपदा को अवसर बनाना है, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप रियलिटी में चाहते हो कि हमारे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो रैंप अप करे, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक कैप लगानी ही पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर को भी सोचना चाहिए कि यार, हर चीज़ में पैसा कमाना, मतलब ठीक है कमाओ, हर इंसान कमाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन एक लिमिट में कमाओ। आप आपदा को अवसर में कन्वर्ट मत करो कि आप सामने वाले का फ़ायदा उठाओ। जब आपको 25% अलॉटमेंट दी जा रही तो आप क्यों 750 रुपये लगा रहे हो? जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल उस चीज़ को फ्री में प्रोवाइड करवा रही है तो आप उतने चार्ज प्रोवाइड करो कि आपकी जो खर्चे हैं वो निकल जाए, ना कि उसे ह्यूज अर्निंग करो। क्योंकि देश भाई साहब मिक्स्ड इकॉनमी है, ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी नहीं है
जहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए काम किया जाएगा। तो थोड़ा इनके बारे में सोचना चाहिए, जिसके चलते वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं हो पा रहा। मैं आपको बताऊं कि आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का जो जीडीपी था वो 2% से उन्होंने कम कर दिया। रीज़न क्योंकि हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो सही से रैंप अप नहीं कर रहा था। आईएमएफ का साफ साफ कहना है जिस इकॉनमी में जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी उसकी जो जीडीपी है वो उतनी ही बढ़ेगी। रीज़न क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा है, जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतने वहाँ के जो लोग हैं वो कम से कम अफेक्ट होंगे, और जब कम से कम अफेक्ट होंगे तो वो अपने काम काज पर फोकस करेंगे, और ऐसे में लॉकडाउन जैसे सिचुएशन के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो ऐसे में आपकी इकॉनमी का जो ग्रोथ रेट है वो गिरेगा नहीं बल्कि बढ़ना शुरू होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा उतनी ही हमारी इकॉनमी का जो जीडीपी है वो प्रपोर्शनेटली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इंडिया की 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट कर पाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वैक्सीन बनाने में भी टाइम लगता है, और हमारी इंडिया की 135 करोड़ की आबादी को मुझे नहीं लगता कि 2.5-3 साल लग जाएंगे अगर हम प्रोग्राम को सही तरीके से चलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखा गया है कि 2% से भी कम शेयर अगर हम देखें किस किस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, तो मैं आपको बता दूं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम, यहाँ पर ये देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी वैक्सीनेशन 2% से भी कम बिक रही है। मतलब देखो 25% का शेयर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, और 25% में से भी 2% से भी कम वैक्सीन उनकी बिक रही है, क्योंकि सभी लोग कहाँ जा रहे हैं, गवर्नमेंट में जा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि इन इलाकों के अंदर देखो, शहर की अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, हम तो दिल्ली में रहकर भी 10 बार सोचते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो प्राइवेट में जाके लगवाएं ना लगवाएं। तो सोचो इन इलाकों के अंदर तो भाई साहब लोग पैसा देके तो बिल्कुल भी नहीं लगवाएंगे। तो यहाँ पर ना चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप सिर्फ आप ना बस एक प्रोस्पेक्टिव से सोचो। मैं तो गवर्नमेंट को ये बोलूँगा, आप हर एंगल से सोचो ना। आप ये देखो हमारी इंडिया के लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जॉब छूट चुकी है, और उनसे आप उम्मीद कर रहे हो कि वो 750 से लेकर 1000 रुपये का एक इंजेक्शन लगवाएंगे। भाई कोई नहीं लगवाए, इससे अच्छा है कि हम वैक्सीनेशन ना करवाएं। देखो जब जाना होगा तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी, सीधी बात है। तो लोगों की यार बहुत सोच होती है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर अपनी जो फिलॉसफी है ना उनको चेंज करना चाहिए। उनको ये पता लगाना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये इंडिया है भाई, ये अब ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो का अपनी हेल्थ को लेकर। समझ आई बात। चलो अब यहाँ पर देखो वही चीज़, ये भी चीज़ बोल रहा है कि कोविड-19 के अंदर जो हेल्थ स्टाफ है उसको वैक्सीनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ स्टाफ वो लोग होते हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम करते हैं, जिनका कांटेक्ट कोविड-19 वाले लोगों से होता रहता है। अब मैं आपको एक रिपोर्ट के अनुसार बताऊं तो जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं उन्होंने वैक्सीनेशन लगा ली, बावजूद इसके उन्हें कोविड-19 हो गया। देखो आप ये मत देखो कि कोविड-19 हो, लेकिन अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर ये भी नज़र आएगा कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की सिचुएशन नहीं है। हाँ, उनको कोविड-19 हुआ क्योंकि वो डायरेक्टली कोविड वाले पेशेंटों के सामने रहते हैं, उनके साथ कांटेक्ट उनका बना रहता है, 24 घंटे में से 18 घंटे उन्हीं के साथ रहते हैं। तो देखो कोविड-19 होना ऑब्वियस ही बात है, चाहे आपने वैक्सीनेशन लगवाई हो या ना लगवाई हो। बट फ़र्क इतना होता है कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आपका जो रेट है कोविड-19 का, जो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, वो रेट उसका कम हो जाता है, और आपको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है खान पान के अंदर, और आपका कोविड-19 जो है वो टेस्ट सही हो जाता है। तो यहाँ पर देखो आप कभी ये मत सोचो कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगवा ली तो बस ये कंप्लीट फाइनल फुल एंड फ्लेज हो गया, ऐसा नहीं है। बस ये है कि आपको सावधानी तब भी बरतनी है, बस ये कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया जो कि उन वायरसेस को झेल लेगा, बट ये नहीं कि उन वायरस को आने से मना करेगा। ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम, ये तो था फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज पे कुछ ज़्यादा खास नहीं था। इसके बाद क्या है आगे चलते हैं। ये सारी थोड़ी लोकल न्यूज़ है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं, ये दिल्ली के बारे में है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो अपना काम कर रही है। चलो फिलहाल मैंने आपको बोला था ना कि मैं इतना ज़्यादा लोकल न्यूज़ को कवर अप करते हुए नहीं चलूँगा, तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहाँ भी सारी लोकल लेवल की ही न्यूज़ है, बताने लायक कुछ भी नहीं। अब लग रहा है मुझे एडिटोरियल पार्ट पे ही आना पड़ेगा। चलो एडिटोरियल पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो एडिटोरियल दे रखा है, क्या लिखा है, द वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी। वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि देखो पता है यहाँ पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके अंदर देखा जा रहा है कि पहले दिन मतलब कोई भी एक दिन जो है उसमें वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग बहुत सारे वैक्सीन लगवाने आते हैं, और दूसरे दिन थोड़ा ग्राफ डाउन में चला जाता है, फिर अगले दिन ग्राफ ऊपर जाता है, फिर डाउन चला जाता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अभी हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन के स्लॉट लोग लेना चाहते हैं लेकिन उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज इतनी सारी वैक्सीन है नहीं। एक हॉस्पिटल में 100 डोजेज़ 150 डोजेज़, दोस्तों मैंने तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है इसका, तो मैं खुद भी देखता हूँ कि हमारे दिल्ली के अंदर क्या है कि कुछ
कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर डोजेज़ 200 तक की आती है। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर 1000 डोज आई हो, 1500 डोज आई हो, नहीं। हर किसी को 200, 500, 200, 500 भी नहीं, 200 से ऊपर तो मैंने डोज ही नहीं देखी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या होता है ना, कभी कभी ग्राफ हमारा जो वैक्सीनेशन का है वो बहुत ऊपर जाता है, फिर एकदम से नीचे होता है। तो वही लिखा हुआ है कि 27 अगस्त को यानी फ्राइडे को इंडिया ने रिकॉर्ड किया सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाने का प्रोसेस। 10.7 मिलियन डोजेज लगाई गई थी। कब? 27 अगस्त को। मतलब अभी तक जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज की डेट में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन जो हुई है भारत के अंदर वो 27 अगस्त 2021 के अंदर हुई है, फ्राइडे के दिन। कितने लोगों को लगाई? 10.7 मिलियन लोगों को डोज दिया गया। लेकिन देखा गया कि 2 दिन पहले का अगर हम रेट देखें तो वो था 8.3 मिलियंस। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि कभी किसी दिन जो है डोज ज़्यादा मिलती है तो कभी कम मिलती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो चलो खैर ये कोई हमारा मुद्दा नहीं है, मेन तो ये चीज़ है कि हर बंदा वैक्सीनेट हो जाए, बस ही ये है। ठीक है, तो ये आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो अमेरिका एशिया पॉलिसी, ये अमेरिका एशिया पॉलिसी क्या है? जो प्रेसिडेंट जॉय बाइडन है उन्होंने खुद ये बोला है कि जैसे आप जानते हैं कि काबुल के अंदर मतलब अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह से तालिबान लोगों ने कैप्चर कर लिया है, तो इस हिसाब से यूएस को अपनी जो एशिया की जो पॉलिसीज़ हैं अपनी ट्रेड करने की या नॉन ट्रेड पॉलिसीज़, उनके अंदर किस तरीके से चेंज लाया जाएगा उसके बारे में अभी बैठक की जा रही है। और ये डिसाइड किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ उनको कैसे अपने रिलेशन रखने हैं। देखो अभी तक अफगानिस्तान में जो तालिबान है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाई है। जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो पता चलेगा किस पोस्ट पे कौन सा व्यक्ति बैठा है और वो कितना अग्रेसिव है अपनी चीज़ों को लेकर। उस हिसाब से हर कंट्री क्या करेगी, अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी कि व्यापार उनसे करना है या नहीं करना, और अगर करना भी है तो किस तरीके से करना है, कितने लेवल का करना है, कितनी सब्सिडी देनी है, कितना प्राइस चार्ज करना है, ये सारी चीज़ तब डिसाइड की जाएंगी। तो अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट जॉय बाइडन है उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर अफगानिस्तान के अंदर यही सिचुएशन चलती रही कि वो बमबारी वगैरह करते रहे, हमारे सिटीज़न को वहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और ये ना सोचें कि यूएस जो है वो उनसे डरता है, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी तो यूएस वाले उसके खिलाफ, यूएस क्या पूरी कंट्री ही उनके खिलाफ हो जाएगी। पूरी कंट्री क्या मतलब जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज है वो उनके खिलाफ हो जाएगी एक्सेप्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई। ठीक है, ये एडिटोरियल ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना। हाँ, अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो वोकैबुलरी वगैरह तो आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैं बताऊँगा ये वाला एडिटोरियल आप प्लीज़ पूरा पढ़ना, हम्बल रिक्वेस्ट है। इंडिया इज़ नीडेड वॉकिंग द ग्रीन टॉक, ये वाला एडिटोरियल की एक एक लाइन पढ़ना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 18 रमेश सिंह का इंडियन इकोनॉमी का, मैं जब वो वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये उससे लिंक करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो वाला चैप्टर और ये जो एडिटोरियल ये दोनों आपस में बहुत लिंक करते हैं। दोस्तों एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना आज की डेट में हमारे लिए कोविड-19 से भी ज़्यादा बड़ा टास्क है, क्योंकि कोविड-19 के अंदर वैक्सीनेशन के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन नेचुरल क्लाइमेट को आप किसी भी वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो नेचुरल क्लाइमिटी आनी है तो बिल्कुल आएगी ही आएगी, जिसके जिम्मेदार हम ही लोग होंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, देखो मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाता हूँ क्योंकि एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुना मेरी बात, देखो हमारी इंडिया ने कई सारे एग्रीमेंट्स पे साइन किए हुए हैं, और एग्रीमेंट कौन से? इंटरनेशनल लेवल के हैं। ठीक है, उन पर साइन किया हुआ है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हमें कार्बन एम्बिशन को या फिर अपने क्लाइमेट में होने वाले नुकसान को बचाना है तो हम ये पर्टिकुलरली एग्रीमेंट करते हैं और ये हमें आश्वासन देते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि पोल्यूशन कम से कम फैलाए। ठीक है, इंडिया ने भाई साहब मैं कहूँगा वर्ल्ड की 195 कंट्रीज़ में इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जो हर टाइप की क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर शामिल है और वो काम भी करती है। मतलब देखो मैं जनरली इंडिया की तारीफ़ नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं है, बट जिन जगहों पर है मैं उसकी तारीफ़ बिल्कुल करता हूँ। और मैं इसमें कहूँगा कि हाँ, इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इंडिया को फॉलो करते हैं इन चीज़ों के अंदर कि देखो इंडिया ने ये काम करके दिखाया, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद, तो चलो हम तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। तो भाई साहब इंडिया ना उनके लिए एक तरह से पावर बूस्टर की तरह साबित होता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट की ना एनिवर्सरी आने वाली, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट दिसंबर के अंदर बनाया गया था। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या था, ग्रुप ऑफ 20 नेशन था, इसके अंदर 20 नेशन ने एग्रीमेंट साइन किया था। और यहाँ पर बोला गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं हम उनके एम्बिशन को कंट्रोल करेंगे। अब इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना चलाई थी, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी। अब इसके थ्रू क्या था कि जिन जगहों पर जैसे गैस चूल्हा नहीं है, वो नॉर्मल चूल्हा जैसे होता है ना, उसमें आग वगैरह लगाते हैं तो उससे पॉल्यूशन फैलता है, लोगों की, महिलाओं की जो हेल्थ है वो भी ख़राब होती है। तो ऐसे में ये बोला गया था उज्ज्वला योजना के थ्रू कि हम जो है इनको गैस सिलेंडर और जो गैस है पाइपलाइन वो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे जो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन फैल रहा है वो भी कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, अभी इस टाइम अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो अभी जो है ना, जो हमारी
पेरिस एग्रीमेंट है, इसमें जो मीटिंग होती है इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब इसकी मीटिंग नंबर 1 हुई, COP1, COP2, इस तरह से करते करते अभी जो मीटिंग होनी है वो है 26th मीटिंग, यानी COP26 बोलते हैं इसको, जो कि नवंबर 2021 में होनी है। और कहाँ पर होनी है? ग्लेसो में होनी है, ठीक है। अभी ग्लेसो के अंदर जब ये मीटिंग होगी तो इसमें ये देखा जाएगा कि किस तरह से हम आने वाले टाइम के अंदर अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और नए नए डिसीजंस लिए जाएंगे। देखो मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है, हर साल इनकी मीटिंग होती है और उनकी मीटिंग को क्या बोलते हैं? कॉप, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। अब यहाँ पर ये बोला है कि इंडिया की तरफ से आलोक शर्मा है वो इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और यूएस के जो जॉन कैरी हैं, जो जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये इंश्योर करें कि किस तरह से 2030 तक हम अपनी कार्बन एम्बिशन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो, मैं इसके एक एक लाइन पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन ने ये कमिट किया है कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर किस तरह से हम चीज़ों को चेंज करें कि जो चीज़ें हैं वो सुधर जाएं। और ग्लोबल लेवल पे जो वार्मिंग हो रही है, आपको पता ही हुआ आइसलैंड के अंदर जहाँ कभी भी बरसात नहीं होती थी, सिर्फ स्नोफॉल होती थी, वहाँ पहली बार हमने आइलैंड के अंदर बरसात होती हुई देखी है, जो इस बात का प्रतीक है कि आने वाले टाइम के अंदर भाई साहब बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जैसे जो कार्बन एम्बिशन होता है उसके लिए हमने कई एग्रीमेंट बनाए, जैसे ओजोन के लिए हमने कायोटो प्रोटोकॉल बनाए। दोस्तों टेंशन मत लेना, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा कि कौन से एग्रीमेंट किसके लिए बनाए। तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, कायोटो प्रोटोकॉल जो है वो हमने ओजोन के लिए बनाया अपने पास। पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल एम्बिशन को रिड्यूस करने के लिए बनाया है। इसी तरह से हमने सोलर अलायंस किया है फ्रांस के साथ मिलकर, जिसके अंदर हमने क्या बोला कि सौर ऊर्जा को हम प्रमोट करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जो बर्डन है वो हमारे ऊपर से कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, और देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरह से जो चीज़ें हैं वो हम अपने पास टैकल करेंगे। तो दोस्तों मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस एडिटोरियल को पूरा पढ़ना, इसकी एक एक लाइन को पढ़ना, और PDF फाइल तो आप जानते हो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक में, आप चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हो। ये एडिटोरियल आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से और आपकी नॉलेज के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर 2 एडिटोरियल और हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैरिटल रेप एंड इंटीग्रिटी टू वुमेन। अब क्या है, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है ना कि यहाँ पर इंडिया में क्या होता है कि जैसे अगर आपने अरेंज मैरिज करवा दी, ठीक है, तो अरेंज मैरिज के बाद जो लड़का है वो अपने शादी के बाद इस तरह से प्रिटेंड करता है कि अगर मेरा मन है तो मैं टच करने का तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज अब हमारी शादी हो गई। देखो मैं मानता हूँ ये ठीक है, लेकिन एक तरफ ये गलत भी है। जब लड़की ही अभी नहीं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है तो आप उस पर फोर्सफुली ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। और मुझे लगता है कि हाँ, लड़की का भी सोचना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या होता है, एक दूसरे को समझना अभी थोड़ा सा टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में। ऐसा नहीं कि आपने मैरिज कर ली इसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से चलेंगी, टाइम लगता है, इट विल टेक सम टाइम। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पर वुमेन का प्रोटेस्ट ये है कि ऐसा है कि शादी के बाद अगर आप हमारे साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हो तो इसको रेप के तरह माना जाएगा, क्योंकि अभी वो चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी लड़कों को भी समझनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वही यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं माई बॉडी माई राइट, मेरी बॉडी मेरा अधिकार है कि मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ या नहीं हो। तो इसको लेकर पिटिशंस वगैरह फाइल भी की गई हैं कि आफ्टर मैरिज अगर वो नहीं चाहती तो आप उसके ऊपर फोर्सफुली ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर इन चीज़ों के अंदर भी बदलाव हो, बट बदलाव ना कोर्ट से नहीं होता, बदलाव हमारी सोच से होता है। तो सबसे पहले मेरे सभी लड़कों से गुजारिश है, कल को फ्यूचर में जब उनके साथ ऐसी सिचुएशन आए तो प्लीज़ उनका साथ देना। पहले उनको अधिकार हो कि जब तक वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ना हो आप उन पर फोर्सफुली चीज़ें ना करें, ठीक है, बिकॉज आप उनके साथ लाइफ स्पेंड करने वाले हो, वो कोई कमोडिटी नहीं जिसका आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी मेंटालिटी को सुधारो, क्योंकि जब हम लोग सुधरेंगे ना तब हम अपनी जनरेशन को सुधार पाएंगे, ठीक है। पहला बदलाव आप अपने पास से करो, ठीक है। चलो ये एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपनी उसके लिए। बाकी इसको भी आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो बाकी वैक्सीनेशन को लेकर बातें बोली गई, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है, दिस इज़ रेनोवेशन नॉट रेस्टोरेशन। देखो रेनोवेशन और रेस्टोरेशन में बहुत फ़र्क होता है। देखो कोई भी पुरानी स्मारक होती है, ठीक है, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा मेजर बदलाव कर दोगे तो हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हिस्ट्री में वैसी चीज़ तो होती ही नहीं थी। हमें सेम चीज़ को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, जिससे लोग उससे सेंटिमेंट जोड़ पाएँ और उस चीज़ को फील कर पाएँ कि आज से 100 साल पहले 150 साल पहले वहाँ पर क्या हुआ होगा। अभी ताजमहल है, ताजमहल की स्मारक में हम अपने हिसाब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें लगा दें मान लो, तो क्या इससे ऐसा फील आएगा कि जब ये बनाया गया होगा तो उसमें कैसा मतलब कैसा दिखता होगा? नहीं आएगा ना। तो गवर्नमेंट का ये कहना होता है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आपने जो जलियांवाला बाग, जो कि आप जानते 13 जुलाई 19
2013 के अंदर वहाँ पर बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, मतलब बहुत सारे लोगों को मारा गया था। उसके बाद यहाँ पर रेनोवेशन कराया गया, तो आप रेनोवेशन में वहाँ पर अच्छे अच्छे गार्डन्स बना रहे हो, वहाँ की चीज़ों को मॉडर्नाइज वे में कर रहे हो, तो इससे पता है देखो आप टूरिस्ट बढ़ाने की कोशिश करो, ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन आप उसकी नेचुरलिटी ब्यूटी को मत उजाड़ो, क्योंकि लोग वहाँ पर जब जाते हैं ना तो उनके सेंटिमेंट्स वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, वो उस चीज़ को फील करते हैं कि आज से इतने साल पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा, किस तरह से यहाँ की चीज़ें नज़र आती होंगी। अगर आप उन चीज़ों को पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर दोगे, बदल दोगे, तो वो तो फिर एक तरह से आपकी मतलब एक शोरूम बन जाएगा। ये शोरूम नहीं है, ये मॉन्यूमेंट्स है जो हमें ये बताते हैं कि हमारी हिस्ट्री में चीज़ें कैसे होती थी, क्या होती थी और क्या क्यों होती थी। अगर आप उसके स्ट्रक्चर को बदल दोगे तो ये चीज़ें गलत है, यानी आपको रेस्टोरेशन करना चाहिए था, रेनोवेशन नहीं करना चाहिए था। वहीं यहाँ पर बोला है कि आपने इतने सारे यहाँ पर पार्क बना दिए, गार्डन्स बना दिए, तो लोग जब एंट्री मारेंगे तो उनको फील ही नहीं आएगा कि यहाँ पर पहले क्या हुआ होता होगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वैसा ही रखना चाहिए जैसा वो पहले दिखती थी, तभी तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे अपनी नॉलेज के साथ, तभी तो आप कनेक्ट कर पाओगे अपने सेंटिमेंट्स के साथ। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को यहाँ पर उद्घाटन किया था, जो कि अप्रैल 13 1919 के अंदर, सॉरी मैंने जुलाई बोल दिया था ना, सॉरी, अप्रैल 13 1919 के अंदर जो यहाँ नरसंहार हुआ था, तो ऐसे केस के अंदर आपको सेम चीज़ ही रखनी चाहिए थी जिससे ओरिजिनलिटी बनी रहे, लोग उससे अपने आप को सेंटिमेंट को जोड़ पाएँ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया कि इसको रेनोवेशन किया, रेस्टोरेट करना चाहिए था। रेस्टोरेट का मतलब होता है वही चीज़ को रीस्टोर करना, आपने रेनोवेट करके एक नई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही कहा। इसके बाद ये थोड़ी सी ऐसी न्यूज़ है जो हर दिन आती ही रहती हैं, तो मैं इस पर अभी ज़्यादा फोकस अभी नहीं करने वाला हूँ। बाकी ये देखो, ये मोनेटाइजेशन को लेकर है, सेम चीज़ बार बार आ रही है, प्राइवेट कंपनीज़ को ये अपने जो एसेट्स हैं उनको बेचेंगी क्या, बल्कि लीज में देंगी, और उससे जो पैसा आएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाएगा। सेम चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम अपने बिजनेस सेक्शन की ओर आते हैं, ठीक है, बिजनेस सेक्शन के अंदर अगर हम यहाँ पर आए तो ये कहा जा रहा है कि जो सेंसेक्स और निफ्टी है ये भाई साहब अपने उछाल के ऊपर है इस टाइम। मतलब आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले या 1 साल पहले भी अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो आज के डेट में उसके पैसों की नेटवर्थ जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी हर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। चलो आज हम बात करते हैं कि इंडिया की कौन कौन सी वो 50 टॉप कंपनियां जो कि हमारी निफ्टी के अंदर कवर होती हैं। तो अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंडल यूनिलीवर, आईसीआईसीआई, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। और अगर हम बात करें एचडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट जो कि आईएमएफ के द्वारा इशू किया थे, उसके अंदर कौन कौन सी करेंसी आती है, तो आपका यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, चाइनीज युआन, ठीक है, ये सारी आती हैं। तो दोस्तों आज के हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही, क्योंकि आज के हिंदू न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी बहुत सारी, इसी वजह से आज का हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। तो टाइम का इतना बड़ा इशू नहीं है, नॉलेज से मतलब है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।